आर्टिकल है, ये राइटर इसमें ये बताना चाहते हैं कि कुछ तो ऐसी पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी और जिससे जो माइग्रेंट वर्कर्स है ना, उनके उनकी उनकी फैसिलिटी को और ज्यादा इन्हांस किया जाए। क्योंकि अभी जो जितनी भी पॉलिसीज आई है गवर्नमेंट की, कहीं ना कहीं उनको ओवरऑल डेवलप करने में, उनका ओवरऑल रिफॉर्म करने में, या यूं कहें कि उनकी कंडीशंस को और ज्यादा ठीक करने में असफल रही है। तो इसी पे राइटर ने इस आर्टिकल को लिखा है, और क्यों असफल रही है और किस तरीके की स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने काफी अच्छे से लिखा है। स्टार्टिंग उन्होंने वहीं से किया है, कोविड 19। 2 साल पहले की बात बताया है कि 2 साल पहले कोविड 19 की जब दस्तक दी थी, कोविड 19 जब आया था आपकी कंट्री में, तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर वापिस चले गए थे, उनका पलायन हो गया था वापिस उनके घर की तरफ। और कहा तो ये जाता है कि 100-100 किलोमीटर तक पैदल चले गए थे। 100 किलोमीटर क्या, 500, मैंने तो सुना है कि दिल्ली से भी लोग पैदल चले गए थे। दिल्ली से एक लड़की साइकिल से अपने पिताजी को बिठा के और लेकर बिहार चली गई थी। तो 100 किलोमीटर छोड़ दीजिए, 1,000 किलोमीटर तक, मतलब लंबी दूरी तय करके वो वापिस अपने घर गए। और जब इस तरीके की कंडीशन आई कि वो 100 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, 1,000 किलोमीटर पैदल चल चल के अपने घर जा रहे हैं, तब जाके मीडिया जागा। और मीडिया के साथ फिर उसके बाद जब मीडिया जागा तो गवर्नमेंट जागा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो मीडिया को कंट्रोल करता है वो इंसान के माइंड को कंट्रोल करता है। तो मीडिया ने जब इस चीज को हवा दी, या मीडिया ने जब इस चीज को दिखाया, तब जाके गवर्नमेंट के पास ये बात पहुंची। और गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद कुछ ऐसे स्कीम्स भी लॉन्च किए जो कहीं ना कहीं इनके फेवर में था, जिसमें पहला था वन नेशन वन राशन कार्ड। आप लोगों को पता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। आधार कार्ड से इसमें आपका नंबर लिंक होता है, और वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब ये हुआ कि यदि हमारा आधार कार्ड बिहार का है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और यदि मैं दिल्ली या मुंबई में काम करता हूँ, तो वहां की भी फेयर शॉप से मैं जो जो भी फैसिलिटी मिलती है, ये क्या बोलते हैं, हमारे उस राशन कार्ड से, वो सारी फैसिलिटी हम अवेल कर सकते हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड इन्होंने लॉन्च किया। इसके साथ साथ एफोर्डेबल रेंटल हाउस स्कीम, एफोर्डेबल रेंटल एफोर्डेबल रेंटल हाउस हाउस स्कीम, ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। आई थिंक ये 2015 में लिया गया था, 1 जून 2015 को लिया गया था। और इसमें ये कहा गया है कि हाउसिंग फॉर ऑल, खास करके फॉर स्पेसिफिकली फॉर अर्बन पुअर, जो अर्बन पुअर लोग हैं उनके लिए हाउसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। और इसके लिए इन्होंने डेडलाइन दे रखा है 2022 तक। और इसमें जो लोन आपको दिया जाएगा उसका काफी कम इंटरेस्ट लगेगा। उसमें लिखा हुआ है 6.50 पर एनम इंटरेस्ट रेट लगेगा, और 20 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं। ये भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। इसके साथ साथ ई श्रम पोर्टल के बारे में भी मैंने आपसे बात किया है, तीसरा इनिशिएटिव राइटर बताते हैं। ये इनिशिएटिव आप लोगों को पता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इसमें एक नेशनल डेटाबेस बनाने की बात कही गई है। नेशनल डेटाबेस का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा डेटाबेस जिसमें जितने भी गिग वर्कर्स हैं, जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, उन सब लोगों का एक डेटा बनेगा। और इस डेटाबेस का यूटिलाइज किया जाएगा जब भी कोई सोशल बेनिफिट या सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स इनके लिए लगाई जाएगी, ताकि उसी डेटा से पता चलेगा कि कितने सारे वर्कर्स अनऑर्गेनाइज, कितने सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, कितने गिग वर्कर्स हैं, और उसी हिसाब से उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लगाई जाएगी। और इसके साथ साथ भविष्य में कोई क्राइसिस नहीं आए, इसके लिए भी अलग से कुछ ऐसे स्कीम्स बनाए जाएंगे, ये सब डेटा को देखते हुए। इसके बाद माइग्रेशन पॉलिसी डेटा की बात करें तो माइग्रेशन पॉलिसी डेटा नीति आयोग के द्वारा लाया गया एक इनिशिएटिव है, जिसमें तीनों डिपार्टमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या लोकल गवर्नमेंट हो, उनके उनको खास करके ये हिदायत दी जाती है कि आप इतना ज्यादा वेजेस रखिए, मिनिमम वेजेस, कि एटलीस्ट किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। स्पेसिफिकली ट्राइबल एरियाज की बात की गई है कि ट्राइबल एरियाज में इतना वेजेस रखा जाए। लोकल गवर्नमेंट को भी ये लोग बताते हैं कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज सिस्टम को, कि इतना इतना वेजेस आप रखिए कि किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। इसी को माइग्रेशन पॉलिसी डेटा कहते हैं। ये सारी चीजें हैं जिसमें आपका वन नेशन वन राशन कार्ड आ गया, ई श्रम पोर्टल आ गया, अफोर्डेबल रेंटल हाउस स्कीम आ गया, या माइग्रेशन पॉलिसी डेटा आ गया। ये चारों चीजों के बाद भी
राइटर ये बताते हैं कि अभी भी कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं आई है आपके यहाँ जिससे ये साबित किया जा सके कि हम सच में उनके वेलफेयर को लेके, माइग्रेंट वर्कर के वेलफेयर को लेके हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं। और इस पे राइटर कहते हैं कि थोड़ी बहुत चीजें और ज्यादा लाने की जरूरत है। और उसमें उन्होंने क्या क्या बोला है, इश्यूज क्या क्या इन सब चीजों में होता है। पहला इन्होंने बोला है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि देखिए, जब माइग्रेंट वर्कर काम करने जाते हैं कहीं ना, तो वहां पे सबसे पहले तो इसमें सोर्स स्टेट और डेस्टिनेशन स्टेट की बात किया। सोर्स स्टेट क्या होता है, डेस्टिनेशन स्टेट क्या होता है। यदि मैं बिहार का हूं और मैं दिल्ली में आके यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो सोर्स स्टेट मेरा बिहार हो गया जहां से मैंने मूव किया, और डेस्टिनेशन स्टेट क्या हो गया, ये दिल्ली हो गया। तो सोर्स स्टेट, डेस्टिनेशन स्टेट इसको बोलते हैं। और इसमें ये कहा गया है कि सपोज दैट मैं बिहार से यहाँ पे आया हूँ, माइग्रेंट वर्कर हूँ, तो मैं यहाँ पे तो वोटिंग कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा मेरा ये वोटर आईडी कार्ड तो वहां का है। तो मैं वहां का जो इलेक्शन होगा वहां पे जाके पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे तो हम नहीं कर सकते हैं। और जब यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो नेता जो भी पॉलिटिशियंस है वो हमको क्यों दिमाग में रखेंगे। तो कहा यह जाता है कि इस जो सन ऑफ सॉइल होता है उसी को वो लोग सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। आप लोगों को एग्जाम्पल के तहत मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे या बाकी कभी कभी लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि जो यूपी के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं मिलनी चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलनी चाहिए। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि उनको वोट तो मिलेगा नहीं, जो माइग्रेंट वर्कर वहां पे गए हैं। और वोट नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलना है जिससे बाकी महाराष्ट्र की जनता उनके फेवर में आ जाए। तो अब चाहे वो महाराष्ट्र को या अभी हरियाणा का, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि 75% जॉब्स इन्होंने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के लोगों को मिलना चाहिए। अब ये बात समझ से परे है कि हरियाणा के लोगों को ही क्यों मिलना चाहिए और बाहर के लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। जो भी ईमानदारी से काम कर रहा है उसको मिलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज किया जाता है हर मैटर को, और इसी वजह से माइग्रेंट वर्कर को सफर करना पड़ता है। दूसरी बात इन्होंने बोला है कि माइग्रेंट वर्कर को अभी भी सिर्फ और सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर माना जाता है। जबकि कहा यह जाता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी ज्यादा उन पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, जैसे शहर का कोई गरीब आदमी है, अर्बन पुअर है, हो सकता है वो स्लम में रहता हो, तो लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर है वो कंस्ट्रक्शन साइट में भी तो हो सकता है ना। आपने स्लम के लिए कोई रूल बना दिया, कोई कोई स्कीम्स लेके आ गए, और आपके दिमाग में ऐसा हो गया कि चलो ठीक है, ये अर्बन एरियाज है, यहाँ पे स्लम है, इनका हमने डेवलपमेंट किया, मतलब कि माइग्रेंट वर्कर का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। माइग्रेंट वर्कर को एक अलग से उनकी पॉलिसी बनाने की जरूरत है। आप एक ही एक ही तालाब में बाघ और बकरी को पानी नहीं पिला सकते हैं। जो आपने वहां के गरीब लोगों के लिए कोई रूल बनाया है, उसी में आप ये समझ रहे हैं कि उसी में माइग्रेंट वर्कर्स भी आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तीसरी बात इन्होंने बोला है फेलियर्स ऑफ ऑफिशियल डेटा। कोई ऐसा डेटा नहीं है। जब इन लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने थे कोविड-19 में, तो इनके पास ऐसा कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं था जिससे ये लोग कैलकुलेट कर सकें कि कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं या कितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं। तो फेलियर्स ऑफ ऑफिशियल डेटा भी एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पॉलिसी प्रॉपर नहीं बनाई जाती है। अब लास्ट में इन्होंने एग्जांपल दिया कि होता क्या है एक्चुअली में इंडिया में, कि कोई एक स्टेट किसी तरीके की पॉलिसी यदि अपना लेता है, तो उसी को देख के बाकी स्टेट भी रेप्लिकेट करते हैं, और उसी के बाद सेंटर जो है उस चीज को एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया गया है कि छत्तीसगढ़ सबसे पहले पीडीएस सिस्टम को लाया था अपने स्टेट में। जब छत्तीसगढ़ ने पीडीएस सिस्टम को लाया तो बहुत अच्छा हुआ, तो बाकी स्टेट भी उसी को देख के कॉपी करने लगे, उसी को देख के रेप्लिकेट करने लगे, और इसी वजह से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को 2013 में लाया गया। ये पहली बात कही गई है। इसके बाद महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, एमटीएस के नाम से जाना जाता है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें इन्होंने ये बोला है महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम में कि ये बेसिकली फीमेल के लिए और बच्चों के लिए बनाया गया है। फीमेल में खास करके प्रेग्नेंट वुमेन, जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, वो प्रेग्नेंट वुमेन या बच्चा जो है, तो इन लोगों को यदि ये माइग्रेट हो रहे हैं, तो उनको उसके बावजूद न्यूट्रिशनल वैल्यूज इंश्योर कराई जाएगी, इसकी बात की गई है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट माइग्रेंट वर्कर पॉलिसी आया है। इसमें छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा काम किया है। इसने ये राइटर बता रहे हैं कि इसमें छत्तीसगढ़ में सोर्स डेस्टिनेशन से ही उस बंदे को ट्रैक कर लिया जाएगा कि वो छत्तीसगढ़ आ रहा है, और उसके बाद वहां पे उसको फियर फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा छत्तीसगढ़
गवर्नमेंट के थ्रू। इसके साथ साथ डिग्निटी उनको इंश्योर कराई जाएगी, जो भी बाहर के माइग्रेंट वर्कर होंगे, एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी एट द लोकल लेवल। तो ये सारी चीजें होती हैं। उड़ीसा की यदि हम बात करें तो उड़ीसा में एक नया डिपार्टमेंट आया है, उड़ीसा प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट। ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो इस बात की गारंटी देता है कि जितने भी इंटर डिपार्टमेंटल लो डिपार्टमेंटल मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, उसमें एक कोऑर्डिनेशन को हम स्टैब्लिश कर सकें। तो ये सब एग्जाम्पल देते हुए राइटर ये बताते हैं, चाहे वो उड़ीसा का एग्जाम्पल हो, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल हो, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल हो, कि इस तरीके से ये जो जो स्टेट उड़ीसा जो भी कर रहा है या छत्तीसगढ़ कर रहा है या महाराष्ट्र कर रहा है, तो इस तरीके से इन लोगों की बातों को या इन लोगों के एक्टिविटीज को या इन लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रिंसिपल या स्कीम्स को देखते हुए सेंटर को एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिससे ओवरऑल हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कर सके माइग्रेंट वर्कर।